हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। इट्स ए क्लासेस। आई होप कि आपको मेरी पहली 4 वीडियो अच्छी लगी होंगी जो कि सैनव सभ्यता के ऊपर थी। आज हम नेक्स्ट की बात करेंगे, यह है वैदिक सभ्यता। आई होप कि आपको चारों वीडियो की तरह ये भी अच्छी लगे। तो चलो शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से 600 बीसी का माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का हो जाता है 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का हो जाता है 1000 से 600 बीसी का। ये टाइम पीरियड मान लिया जाता है। इसको दो पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं कि जो हमारे वेद थे, जो कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद था वो ऋग्वेद काल में लिखा गया था। उत्तर वैदिक काल में बाकी के हमारे 3 ग्रंथ लिखे गए थे। जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है, इसमें से वेदों के आधार पे ही नहीं, इसमें हमारे कुछ समाज में भी कुछ डिफरेंस था, वो हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो इसलिए इसको इसमें भी पार्ट में डिवाइड करा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में क्या था कि जो समाज था ना, समाज काफी अच्छा था। तो पहले हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे हम इसकी और बात करेंगे। समाज जो था, जो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों में बटा हुआ था। जो समाज था ना, समाज में 4 भाग थे। समाज 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज इस टाइम में भी यही 4 भाग में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या था? जो ऋग्वैदिक काल था उसमें तो ये माना जाता था कि ये जो समाज था, ये जो समाज 4 भागों में बटे हुए थे, कि ये जो है ये हमारे जन्म के आधारित होते, मतलब जन्म आधारित नहीं थे, हमारे काम के बेस थे। यानी कि एक परिवार है और एक परिवार में किसी ने के 4 बेटे हैं। एक ने कह दिया कि पिताजी मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, वो कहता है जा तू ग्रंथ पढ़ ले। एक कहता है मुझे बिजनेस करना है, तो कहता है जा तू कुछ काम कर ले, है ना। एक कहता है कि मुझे रक्षा करनी है, जा तू ये काम कर। तो ऐसा नहीं था कि मतलब कि जो क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया वो क्षत्रिय, इस तरह से नहीं था। वो उत्तर वैदिक काल में था, वो इसमें नहीं था। और इसके अलावा जो महिलाओं की जो स्थिति थी, जो महिलाओं की कंडीशन थी, वो ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि महिलाओं को पढ़ने लिखने दिया जाता था। जो ऋग्वैदिक काल था इसमें महिलाओं को पढ़ने लिखने दिया जाता था। महिलाएं पढ़ी लिखी थी, इसमें नहीं थी। मतलब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार इसमें था, इसमें नहीं था। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी उनको क्या कहा जाता था? विदुषी। क्या कहा जाता था? विदुषी। कि जो महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, वेद पढ़ रही हैं, मंत्र उच्चारण कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, उनको कहा जाता था विदुषी। और उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उनको मतलब वो पढ़ नहीं तो उसको विदुषी वो कहीं से बोलेंगे। तो इसके जो विदुषी पढ़ी लिखी महिलाओं के भी कुछ नाम आते हैं, जैसे कि अपाला, लोपामुद्रा, है ना। ऐसे 1-2 नाम और आते हैं, पर मोस्टली ये 2 नाम ज्यादा आते हैं। तो अपाला और लोपामुद्रा, ये जो 2 महिलाएं थी, इनको वेदों का ज्ञान था। वेदों का ज्ञान क्या होगा? क्योंकि उस टाइम पे ऋग्वेद ही लिखा गया था और बाकी मंत्रोच्चारण वगैरह ये लोग कर लेती थी। अब क्या था कि जो महिलाएं थी ना, जैसे कि जो कोई भी समाज में कर्म कांड हो रहे हैं या कोई भी हवन यज्ञ कुछ भी हो रहे हैं, वो महिलाएं इसमें भाग लेती थी, है ना। कि सामाजिक गतिविधियों में महिलाएं भाग लेती थी। सामाजिक गतिविधियों में महिलाएं भाग लेती थी और इसमें नहीं लेती थी।
और सिर्फ सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती थी, ये प्रशासनिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल की जो हम प्रशासनिक इकाइयां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी ऋग वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयों की बात ही कर लेते हैं। तो इस जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो थी कुल, ग्राम, विश और जन। इस तरह से इसकी प्रशासनिक इकाइयां थी। कुल क्या था? कुल था एक परिवार, है ना। कुल था एक परिवार और परिवार और कुल के मुखिया को क्या कहते थे? कुलपति। वो तो हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की ये समाज बटा हुआ है। ये थी इनकी प्रशासनिक इकाइयां कि जो कहते हैं ना हम कि परिवार का मुखिया जो डैड होता है जो फैसले लेता था एक परिवार के लिए, फिर गांव के लिए, फिर एक जन यानी कि काफी सारे गांव को मिला के एक स्टेट के लिए लगा लो, और फिर काफी सारे स्टेट को मिला के एक जन यानी राष्ट्र को लगा लो। तो इस तरह से जो इनके जो अपने परिवार या अपनी इकाई के बारे में जो फैसले लेने वाले जो लोग थे, जो प्रशासनिक इकाइयां थी, ये उनकी बात हो रही है। तो ये ग्राम हो गया। ग्राम में क्या आता था? परिवार का समूह। परिवार का समूह, कई परिवारों को मिला के एक ग्राम बन जाता था। तो इसको इसके मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामीणी। क्या बोलते थे? ग्रामीणी। और विश यानी कि यहाँ पे परिवारों का समूह हो गया और ये हो गया गांव का समूह। इसको इस तरह से हल करो कि परिवार का समूह मिलके क्या बनाएगा? गांव, है ना। और इसको फिर क्या बोलेंगे? ग्रामीण। और विश का क्या हो जाएगा कि काफी सारे गांव मिलके, गांव का समूह मिलके क्या बनाएंगे? विश। और विश के मुखिया को क्या कहा जाता था? विशपति। क्या कहते थे? विशपति। और जन क्या था? ये हो गया विषयों का समूह। विषयों का समूह। और इसके मुखिया को क्या कहते थे? राजन, है ना। इसके मुखिया को क्या कहते थे? राजन। कि कुल परिवार का हो गया। ये तुम्हारे कोई भी पितृसत्तात्मक समाज था, इसकी समाज के बारे में एक बात और कहूंगी, ये जो समाज था ये पितृसत्तात्मक था। जो हमारा सैंधव सभ्यता थी वो हमारी क्या थी? मातृसत्तात्मक। अभी जब हम अपनी सीरीज आगे बढ़ाएंगे तो इसमें एक वंश आएगा जिसकी जो समाज था वो जो मातृसत्तात्मक को इतिहासकार मानते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पितृसत्तात्मक था। तो कुल में क्या हो गया कि कुल का हो गया परिवार आता था इसमें, और परिवार में जैसे हमारे कोई पापा हो गया या पापा के पापा हो गए, इस तरह से जो घर का बड़ा मुखिया जेंट्स होता था वो उसका क्या होता था? मालिक या फिर फैसले लेने वाला होता था। इस तरह से ये है, ये आप देख लेना। और यही वाली संस्था हमारी उत्तर वैदिक काल में भी थी, है ना। जो ये था ना, जो जन था यानी कि राजन होता था, तो राजा का इसके बारे में हम बात करेंगे कि राजा जो था उसका सिलेक्शन कैसे होता था। जो सबसे छोटी इकाई, देखो इस तरह से याद करो कि छोटी इकाई हो गई क्या? छोटी इकाई कुल हो जाएगी, और बड़ी इकाई क्या होगी? छोटी इकाई हमारी होगी कुल, और बड़ी इकाई हमारी क्या होगी? जन, जिसका क्या होता था? राजन, है ना। तो जो बड़ी इकाई जो जन थी, इसका जो राजा था, तो उस राजा को कैसे चुना जाता था? उस राजा को जो चुना जाता था वो भी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर देखने को मिल जाएगा। जो ऋग्वैदिक काल में जो राजा को चुना जाता था, ये चुना जाता था उस मतलब यहाँ पे तो था कि बस राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी कि यहाँ पे समाज हो गया वंशानुक्रम, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्रात्मक समाज था। यहाँ पर मतलब किस तरह से चुना जाता था कि उसकी योग्यता के आधार पर, अगर योग्यता के आधार पर चुनी जाता है कोई भी, अगर कोई राजा जैसे योग्यता के आधार पर यहाँ पे चुना जा रहा है ऋग्वैदिक काल में, तो
जाहिर सी बात है कि उसके लिए कि मतलब एक तरीके से आज के टाइम में अगर हमें हमारा राजा चुनना होता है या इलेक्शन होने होते हैं तो इलेक्शन कमेटी होती है, तो इसी तरह से राजा को चुनने के लिए भी, या चुनने के लिए और एक उसके काम में साथ देने के लिए कि मतलब वो कैसे काम करना चाहिए कैसे नहीं, इसके लिए दो संस्थाएं थी। क्या क्या थी? सभा और समिति। सभा और समिति, ये दो संस्थाएं थी जो कि राजा को चुनती थी और राजा के कार्यों में जो उसका साथ देती थी। समिति का कार्य था राजा का चुनाव करना कि कि वो लोग अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते थे कि एक राजा के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कि मतलब वो हमारी रक्षा कर सकता है या हमारे लिए अच्छे निर्णय ले सकता है, तो उसका जो काम था वो ये समिति करती थी। सभा का क्या काम था? सभा का काम था कि राजा को क्या करना, उसके कार्य में उसका हाथ बटाना, कि उसको मतलब समझाना कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, ये सभा का काम था। तो सभा जो थी, अब हम बात करेंगे सभा और समिति। ये जो सभा थी ना, जो सभा थी ये पढ़े लिखे कह रही, सॉरी, ये धनी वर्ग की संस्था थी। धनी वर्ग की संस्था थी, यानी कि इसमें जो थे वो उच्च वर्ग के लोग आते थे, उच्च वर्ग के लोग। और समिति थी, इसमें आम जनता आती थी। कौन आती थी? आम जनता। ठीक है, जो समिति थी ये अपना राजा चुनती थी और जो सभा थी ये राजा को उसके कार्यों में हेल्प करती थी। और जो समिति थी आम जनता थी। इसमें हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में मैंने कहा था कि जो स्त्रियां थी वो प्रशासनिक कार्यों में भी भाग लेती थी। इसमें महिलाएं भी होती थी। कौन होती थी? महिलाएं भी होती थी इसके अंदर, समिति के अंदर। सभा समिति के अलावा दो संस्थाएं और थी, विदर्थ और गण। विदर्थ और गण, ये दोनों संस्थाएं और थी जो राजा को उसके कार्य को करने में उनकी हेल्प करती थी। आई होप कि आपको मेरी इतनी वीडियो अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बाकी वीडियो की तरह इसको भी लाइक करेंगे। और वैदिक काल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।